गुड इवनिंग। चलो तो अब क्या है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले आज डाउट डिस्कस कर लेते हैं, तो जिससे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि अगला चैप्टर जो शुरू होगा वो और ज्यादा, मतलब मान लो कि रियल फिजिक्स जो है शुरू होगी, जो रेगुलरली आगे यूज होती रहेगी। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो वो काफी, उसके आगे के अब जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वगैरह, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉमनली हर जगह यूज होंगे। ये भी यूज होता है जो हमने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसके अगर बेसिक्स भी हमारे क्लियर है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे के चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो हमारे को फिजिक्स समझने के लिए ज्यादा जरूरी होता है। तो जो डाउट्स आप लोगों ने भेजे थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सर हाँ सर एक चीज पूछनी है, जैसे जो कल टेस्ट हुआ था ना सर, तो टाइम लिमिट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दीजिए। क्यों, कई बच्चों ने तो आधे घंटे में ही वो टेस्ट दे दिया था और मार्क्स भी लगभग पूरे पूरे ही थे। वो तो अब रिलेटिव है ना। अब जैसे शायद एकांश ने कुछ 22-23 मिनट में टेस्ट दिया था, उसके 175 मार्क्स थे, और वो तो देखे दिखाए क्वेश्चन थे पुराने टेस्ट के। हो सकता है कई लोगों को तो आंसर्स याद ही हों। तो टेस्ट की टाइम में तो अपने को गिवन टाइम में करने की आदत तो डालनी है ना। देखो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट में टाइम भी एक फैक्टर है, और उस टाइम में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर टाइम लिमिट देख के थोड़ा सा वो और कंफ्यूज हो जाती है, तो सर क्या प्रिपरेशन करनी चीज, अगर उसकी अपन कोशिश ही नहीं करेंगे टाइम लिमिट में काम करने की, तो फिर कैसे अपनी स्पीड बढ़ेगी। तो सर क्या रोज के जैसे टारगेट्स लेके उनको टाइम लिमिट्स में करूं, ऐसे करूं क्या सर? नहीं, रोज मतलब मैंने पहले भी बताया कि जब हम सीख रहे हैं कोई टॉपिक तो टाइम लिमिट में नहीं जाना है, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं, जैसे हमने जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसका स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, एचसी वर्मा कर रहे हैं, तो बड़े आराम आराम से सीखते हुए, मतलब समझ के करें, तब ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं उस क्वेश्चन को करते वक्त। बाकी उसका जब हम प्रैक्टिस शीट करते हैं या कोई बुक करते हैं, तो फिर टाइम लिमिट में करने की आदत डालें कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टारगेट लेके चलें। तो धीरे धीरे फिर वहां पे, मतलब जब हम रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें टाइम लिमिट में करना है। सीखते वक्त लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं। मतलब उसमें कोशिश करो कम टाइम में करने की, लेकिन वहां मेन फोकस टाइम से ज्यादा होना चाहिए लर्निंग, कि हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसका एप्लीकेशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल लर्निंग। ठीक है। सर क्योंकि जब मैंने दोबारा सॉल्व करे जब वो क्वेश्चंस, तो 2 के अलावा बाकी सारे हो गए। नहीं, वो तो सारे किए कराए तो क्वेश्चन है। रिवीजन टेस्ट में तो हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो पहले से किए हुए हैं। और मैंने कई बार बोला है कि अगर हम जो क्वेश्चन किया है उसको जब तक खुद से नहीं करके परफेक्ट कर लेते, तब तक हमारी लर्निंग प्रॉपर नहीं है। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, उसको आके दोबारा से नहीं देखते, एक बार डिस्कस होने के बाद उसको खुद से अटेम्प्ट नहीं करते, तो मतलब वो क्वेश्चन तो बेकार हो गया ना। उसको हमने एक बार अटेम्प्ट किया वो भी बेकार है, क्लास में डिस्कस किया वो भी बेकार है, अगर हमने उसको, हमको अगर क्लियर नहीं हुआ तब तक। तो रिवीजन टेस्ट में तो कोई नया क्वेश्चन है ही नहीं। ऑलरेडी आप देखोगे सारे क्वेश्चंस आपको पुराने टेस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो डीपीपी टेस्ट हो, चाहे वो दूसरे टेस्ट हाँ हो। सर। तो अगर वो क्वेश्चन तो सारे ही बनने चाहिए, उसमें दो भी क्यों रह गए? दो भी रह गए मतलब हम सीरियसली अभी भी जो अपने डाउट्स हैं उसको सीरियसली क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। सर वो मीटर पर सेकेंड वो कन्वर्जन नहीं करा था इसलिए। तो जो भी है, मतलब नहीं बने टेस्ट में, लेकिन उसके बाद कम से कम देख के तो क्लैरिटी आ हाँ जानी उसके चाहिए। बाद हो गए सर, उसके बाद तो सब बन गए। लेकिन वही है ना कि अब वही गलतियां हम पहले भी कर चुके हैं, बार बार करें तो वो गलत हो जाता है। मतलब गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि एक ही गलती जो है बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि यही चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। अगर वही गलती करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? नई गलती करें, नई चीज सीखे, वो अलग बात है। सर हम्म वो जो 4 फुटबॉल के पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन था वो न्यू था, शायद मेरे को समझ ही नहीं आया। अच्छा, तो चलो उसको भी देख लेंगे, है ना। तो सिंपल सा केस है उसमें, एक्चुअली जो मैंने पहले ही बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों सब तो वेलोसिटी। मैथ में कंफ्यूजन होता ही होता है। नहीं बेटा, उसमें क्या था, सबकी हाइट सेम थी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करते हैं? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। तो अगर सब पार्टिकल्स की हाइट सेम है, इसका मतलब है वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट सबका सेम होगा।
और अगर वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सबका सेम होगा। सिंपल लॉजिक था उसमें तो, कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट दोनों y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं वेलोसिटी के, x का कोई लेना देना उसमें नहीं है। तो अगर हाइट सेम होगी तो टाइम सेम होगा, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। ठीक है? यस सर। चलो, और कुछ किसी को बोलना है या शुरू करें? तो सर ये स्टडी मटेरियल जब सॉल्व करती हूँ तो सर अपने साथ एक टाइमर लगा के बैठूं सर, तो नहीं ये तो? यार अभी बताया, तुम फिर वही बात बोल रही हो। बेटा स्टडी मटेरियल, HC वर्मा एग्जाम्पल, ये सब में टाइमर इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लेवल वाले क्वेश्चन सर, क्या? लेवल 1 लेवल नहीं 2 उसमें वाले भी, क्वेश्चन। ये तो सीख रहे हैं ना हमको आता थोड़ी है टॉपिक, ये तो लर्निंग है। मैं कह रहा हूँ स्टडी मटेरियल और HC वर्मा, दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या पूछा है, हम कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं क्या पूछा है, हम क्या कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो जरूरी है। उसके बाद फिर हम जैसे प्रैक्टिस मटेरियल करते हैं, जो प्रैक्टिस शीट हम देते हैं, या आपके पास कोई बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, वो सॉल्व करते हो, कुछ और करते हो। एक बार लर्निंग के वक्त टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग के वक्त हमारी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब जैसे तुम्हें कार चलाना सीखना है तो क्या शुरू में ध्यान दोगी, कि हम 60 की स्पीड से कार चलाने लगे या 80 की स्पीड से चलाने लगे, या ये कि भले 10-15 से चलाए लेकिन स्टीयरिंग का कंट्रोल आ जाए? तो ये जरूरी होता है ना सीखते वक्त, कि हम कंट्रोल अच्छे से कर ले, भले स्पीड कम भी रहे हमारी। तो लर्निंग इज लाइक वही, जैसे हम कार को चलाना सीखे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्टीयरिंग का कंट्रोल आ जाए, वैसे कॉन्सेप्ट्स की ग्रिप आ जाए हमारे अंदर, कि कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाने हैं, कैसे उसको समझना है क्वेश्चन को। तो लर्निंग में इस चीज का ध्यान देना है। एक बार लर्न कर लिया, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, देन प्रैक्टिस एंड रिवीजन जब करें तब हम स्पीड पे ध्यान दें, कि अब हमें अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए स्पीड, ऐसे नहीं कि स्पीड बढ़ा दी और टक्कर मार दी कार की 10-15 जगह। तो मतलब मेन चीज है एक्यूरेसी की, गलतियां नहीं हो, और स्पीड बढ़ाने की फिर कोशिश करें धीरे धीरे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू होगा, मैंने अभी बताया भी था, तो जो अगर कोई लेट ज्वाइन किया तो नेक्स्ट क्लास से हम लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे, और उसके बाद और इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाएगा फिजिक्स का, जो नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाएंगी, जो थ्रू आउट द फिजिक्स यूज होती रहेंगी। ठीक है? तो ये भी यूज होगा, लेकिन इसमें अगर बाई चांस थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है तो बेसिक्स अगर हमें क्लियर है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उनका बेसिक एप्लीकेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेटिव के, तो भी आगे काम चल जाएगा। लेकिन आगे जब लॉज ऑफ मोशन के आगे जो टॉपिक है वो पूरी फिजिक्स में हर जगह यूज होते रहते हैं, तो उनकी अच्छी समझ और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। मतलब अगले चैप्टर से और ज्यादा हमें थोड़ा सा सिंसियरली चीजों को समझना है, और ज्यादा कोशिश करना है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए। चलो ठीक है, शुरू करें हम ये डाउट डिस्कशन, या और कुछ किसी को बात करनी है? चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, पहले रिलेटिव मोशन का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन एक्सरसाइज 1 का 1.6, two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction, with A ahead of B. The driver of B desires to overtake A and accelerates by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past driver of A, calculate the original distance between the guard of B and the driver of A. ठीक है? तो दो ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और ए बी से आगे है। तो पहले तो हम इसको, जो भी सिचुएशन है उसको क्या करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, ड्रॉ करो कि कैसा होगा। तो ये मान लो ए वाली ट्रेन है और ये बी वाली ट्रेन है, दोनों अलग अलग ट्रैक पे जा रही हैं। ठीक है? दोनों ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर। ठीक है? दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, द ड्राइवर ऑफ बी, अब ड्राइवर कहाँ होता है, आगे, तो ये ड्राइवर ऑफ बी हो जाएगा, इसको डी भी बोल देता हूं मैं, चलो, और ये हो जाएगा पीछे गार्ड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर ऑफ ए और यहाँ पे गार्ड ऑफ ए। तो ड्राइवर ऑफ बी डिजायर्स टू ओवरटेक ए एंड एसिलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसने एसिलरेट किया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और 50 सेकंड के बाद गार्ड ऑफ बी जो है ए के ड्राइवर को पास करता है। तो इनके बीच की ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगी, गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए, मतलब हमें ये डिस्टेंस बतानी है। दिस इज द डिस्टेंस, ओके, विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये सबसे पहले तो सिचुएशन क्लियर करो। देखो इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्लियर करें। अब देखो इसी को अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोचे तो थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो जाता है कि ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, अब बी एसिलरेट कर रहा है, तो जब ये ओवरटेकिंग होगी तो ए भी आगे बढ़ जाएगा, बी भी आगे बढ़ जाएगा, और फिर थोड़ा सा दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं पर रिलेटिव हमको हेल्प करता है। तो अब जैसे हमें क्या बताना है, ए के ड्राइवर को बी का गार्ड पास करना, मतलब ए के रिलेटिव अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू ए, हम बात करें तो ए वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में हमने बोला था जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है हम उसको रुका हुआ मान लें, कि मान लो ये रुका हुआ है। ठीक है, अब बी वाली जो ट्रेन है उसमें क्या करेंगे, बी की खुद की वेलोसिटी आगे की तरफ है 20, खुद का एक्सीलरेशन आगे की तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई वो चेंज नहीं कर सकते। अब ए के रिस्पेक्ट में हमने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको रोक दें, उसकी वेलोसिटी दूसरे में ऑपोजिट में जोड़ दें। तो ए की वेलोसिटी कहां थी, आगे, ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए की वेलोसिटी बी में पीछे जोड़ दें। एक्सीलरेशन होता तो वो भी जुड़ता, लेकिन एक्सीलरेशन तो है ही नहीं ए का। अब देखो ये वेलोसिटी 0 ही होगी, यानी कि अब कंडीशन क्या बन गई कि ए रेस्ट पे है, ठीक है, बी चल रहा है, कितने, अब बी चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी 0, सिर्फ उसका क्या है, एक्सीलरेशन है, और 50 सेकंड में वो बी का जो गार्ड है, गार्ड ऑफ बी, ये ड्राइवर ऑफ ए को पास कर जाता है। यानी कि 50 सेकंड के बाद अब ए के रिस्पेक्ट में सिचुएशन ऐसी है सिंपल कि ए रुका हुआ है और बी चल रहा है, तो ये गार्ड ऑफ बी यहां पहुंच गया। तो ये गार्ड ऑफ बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, यही डिस्टेंस हमें बतानी थी। ठीक है ना, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके किसी भी एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, चाहे आगे वाले का देखें चाहे पीछे वाले का देखें। तो अब रिलेटिव में अगर हम बात करें तो यू रिलेटिव क्या हो गया, 0, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। ए रिलेटिव क्या हो गया, 1, और हमें एस रिलेटिव वही बताना है एक्चुअली। एस रिलेटिव ही क्या हो जाएगा, यहां पे डी के बराबर हो जाएगा, एस रिलेटिव इज इक्वल टू डी, यानी ए के रिलेटिव बी कितना चलेगा, डी डिस्टेंस चल दिया, और टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो एस रिलेटिव डी जो हमें है बताना, यू रिलेटिव वाली टर्म तो 0 ही हो गई क्योंकि यू रिलेटिव 0 है, तो हाफ ए रिलेटिव इज 1, टाइम का स्क्वायर 50 का स्क्वायर इज 2500, ये आ जाएगा 1250 मीटर या 1.25 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस होगी इनिशियली ड्राइवर ऑफ ए एंड गार्ड ऑफ बी के बीच में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब किसी को? तो देखो सिंपल सी चीजें हैं, बस उसको थोड़ा तरीके से हम देखें, तरीके से सॉल्व करें, पहले समझें प्रॉब्लम को कि क्या बोला हुआ है, क्या हमको करना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें ये ट्रेन 400 मीटर की है तो हाँ, तो सर उसको ऐड नहीं करेंगे? नहीं, इसमें देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए। तो गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ऑफ ए के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये पूछते ड्राइवर ऑफ ए एंड ड्राइवर ऑफ बी पूछते तो फिर हमें 400 माइनस करना पड़ता उसमें से। ओके सर। क्योंकि ट्रेन क्रॉस कर रही, तो क्रॉस कर रही तो सिचुएशन देखोगी गार्ड ऑफ बी यहां से यहां पहुंचेगा, और यही डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं बेसिकली। जब ये गार्ड ऑफ बी इसको क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेन की लेंथ का कोई यूज इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। ओके सर।
उसके बाद ये क्वेश्चन है सेक्शन 3 का 3.4, ठीक है, ये अभी एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हैं। तो दे रखा है 2 swimmers start from point A on the bank of a river to reach point B on the other bank, lying directly opposite to point A. One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance which he has been carried away by the stream to get to the point B. What was the velocity of his walking if both the swimmers reached point B simultaneously? Velocity of each swimmer in still water is 2.5 km per hour and the stream velocity is 2 km per hour. तो देखो क्वेश्चन को पहले तो ड्रॉ करके देखो, पहले तो क्वेश्चन समझो कि क्या कहना चाहते हैं, तो समझ तो आ गया होगा सबको, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है ए, एक उसके डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट है बी बैंक में, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि एक स्विमर क्या करता है, वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर। देखो जो क्रॉस का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर पहुंच रहा है, तो वो इस लाइन के अलोंग पहुंच रहा है, मतलब दिस इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि वो कैसे जा रहा होगा, कुछ एंगल पे जा रहा होगा, ठीक है। while the other swims at right angles to the stream, दूसरा राइट एंगल पे स्विम करता है, तो राइट एंगल पे स्विम करता है तो वो तो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं वन, स्विमर वन को ऐसे मान लेता हूं कि वो ऐसे पहुंच रहा है, दिस इज द एक्चुअल पाथ। दूसरा ऐसे तैर रहा है परपेंडिकुलर, तो पहुंचेगा कैसे, इधर पहुंच जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। या एक काम करता हूं, मैं दोनों को अलग अलग बना देता हूं जिससे थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी रहे। तो एक ये जो पहले वाला है ये क्या होगा, ऐसे तैरेगा, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लेते हैं u और वेलोसिटी ऑफ स्विमर मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवर v। वो ऐसे तैरेगा कुछ एंगल पे, कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आ जाए। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर तैर रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज v। रिवर ऐसे ही बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज u, तो वो पहुंचेगा ऐसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आ जाएगी, वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। और यहां से फिर वो कह रहे हैं कि चल के आता है इस पॉइंट से, मतलब सी पॉइंट मान लो, सी से बी तक चल के आता है और दोनों को सेम टाइम लगता है। अच्छा यहां पे टाइम, अब देखो ये पूरा सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या इसका हमने एक रिलेशन देखा भी था, सॉल्व करके जो आ जाता है वो याद भी रखना चाहिए कि d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ जाता है। अगर परपेंडिकुलर पहुंचता है स्विमर तो टाइम जो लगता है पहुंचने में वो आता है d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये भी रिवर की विड्थ तो d ही है। अब यहां पे जो टाइम लगेगा, तो यहां पे रिवर क्रॉस करने के लिए नेट वेलोसिटी कौन सी है, ये v वाली, तो टाइम कितना लगता है d बाय v। लेकिन इतने टाइम में वो क्या कर जाएगा, ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो जो ड्रिफ्ट होगी इसको मैं कैपिटल डी मान लूं, तो एक कैपिटल डी किसके बराबर होता है, तो रिवर के अलोंग कितनी वेलोसिटी है u, और ड्रिफ्ट करने के लिए कितना टाइम मिला उसको t2, ये ड्रिफ्ट हो जाती है ud बाय v। अब मान लो जो पर्सन है उसकी चलने की वेलोसिटी कुछ मैं v1 मान लू, दिस इज, ठीक है, वॉकिंग वेलोसिटी मान रहे हैं, जो ये रखा है इस वॉकिंग स्पीड जो हमसे पूछा हुआ है, मान लो v1 स्पीड से यहां तक आता है और आने में अगर उसको टाइम लगता है यहां से चल के आने में t3, तो t3 किसके बराबर होगा, तो t3 होगा ड्रिफ्ट अपॉन v1 के बराबर, क्योंकि डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है, ड्रिफ्ट के बराबर, और चलने की स्पीड उसकी v1 है, तो d की वैल्यू यहां से यूज कर दो, कैपिटल D की, तो ये आ गया ud बाय v इंटू 1 बाय v1। अब क्या कह रहे हैं कि जितने टाइम में उसने पहले वाले ने रिवर क्रॉस की उतने ही टाइम में वो तैर के गया और फिर चल के आया, दोनों का टाइम क्या करते हैं बराबर, यानी कि कंडीशन क्या कहती है, t1 किसके बराबर होना चाहिए, t2 प्लस t3। तो ये क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, t1 किसके बराबर है, d अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, t2 किसके बराबर है, d अपॉन v, t3 किसके बराबर है, du बाय v इंटू v1, तो d से d तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो 1 अपॉन v कितना है 2.5, u कितना है 2,
तो 2.5 को एक काम करते हैं, हम 5/2 लिख लेते हैं। तो 5/2 का स्क्वायर आ गया 25/4 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4 इज इक्वल टू 1/v कितना है 2.5 था, तो यह आ जाएगा 5/2 प्लस u कितना है 2, v कितना है 5/2 और ये नीचे आ गया v1। तो यहां से 25 माइनस 16/4 आएगा। 25 माइनस 16 इज 9/4, यानी कि ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2 इंटू 2/5 v1। एक 2 भी कैंसिल कर दो, तो 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5 v1 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा ये, तो एक काम करते हैं इसको, ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। कर ही लोगे वैसे तो आगे, तो ये 15 आ गया, 5 माइनस 3 इज 2, तो इज इक्वल टू 2/5 v1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू 15/5 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर्सन के चलने की वेलोसिटी हो जाएगी जिससे वो चलकर आया होगा। आया समझिए? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहना क्या चाहते हैं, और जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दो एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट द रिजल्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, a boat moves relative to water with a velocity which is half the river flow velocity. At what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting? देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं, बोट की जो रिलेटिव स्पीड है वाटर के, इट इज हाफ ऑफ द रिवर फ्लो वेलोसिटी। अब हमने क्या देखा था कि अगर रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करना है तो मिनिमम सॉरी, तो एंगल पे जाना पड़ता है, और वो तभी कर सकता है जब बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा, तभी वो परपेंडिकुलर क्रॉस कर सकता है। अब यहां पे तो रिवर से आधी है, तो इस केस में मिनिमाइज करनी है ड्रिफ्टिंग, मतलब परपेंडिकुलर तो पहुंच ही नहीं सकता वो। समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर तभी पहुंच पाएगा जब बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी। यहां पे कम वेलोसिटी है तो वो पहुंच ही नहीं सकता। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक जनरल वे में अपन सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मान लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है u, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को मैं कुछ u/n बोल देता हूं। एक जनरल वे में सॉल्व कर लेते हैं, n इज ग्रेटर देन 1, मतलब बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर विच इज u। अब हम एक वेरिएबल जनरल वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लो बोट जो है ऐसे जाएगी तो भी कोई मतलब नहीं है। हम मान लेते हैं कोई भी जनरल केस कि मान लो थीटा एंगल पे जा रही है, अब वो सॉल्व करके निकालेंगे थीटा एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूस आएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विच इज u/n। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। ड्रिफ्ट मतलब रिवर की डायरेक्शन में जितना बह जाएगी वो बोट कितनी चली जाएगी उसको मिनिमाइज करना है। तो एक्चुअली इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, और बोट यहां कहीं पहुंच जाएगी। हमें इस चीज को मिनिमाइज करना है। तो बोट परपेंडिकुलर तो क्रॉस कर नहीं सकती, लेकिन कितना कम से कम उसकी ड्रिफ्ट हो ये हमें बताना है। तो जो टाइम लगेगा क्रॉस करने में, तो मान लो रिवर की विड्थ है d, तो अब रिवर के अलोंग जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी जो है ये हो जाएगी u/n साइन थीटा। ठीक है, u/n का कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में जो नेट वेलोसिटी है, तो u तो रिवर के कारण हो गई और खुद के कारण हो गई u/n cos थीटा। ये अलोंग दी रिवर जाने की नेट वेलोसिटी हो गई। तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। तो टाइम कितना लगेगा, d/,
u बाय n साइन थीटा, इतने टाइम में वो रिवर क्रॉस करेगा। और जो ड्रिफ्ट है वो क्या होगा, इतने ही टाइम में रिवर की डायरेक्शन में कितना खिसक जाएगा वो। तो रिवर की डायरेक्शन में जाने की क्या वेलोसिटी है, u प्लस u बाय n कॉस थीटा और इनटू टाइम, ये ड्रिफ्ट हो जाएगी। टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां से, तो एक काम करता हूं मैं u कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये आ जाएगा, n भी एलसीएम ले लेता हूं, तो n प्लस कॉस थीटा बाय n इंटू टी की वैल्यू आ गई n इंटू डी अपॉन u साइन थीटा। तो u से u कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट आ गई। इसमें d आ गया, d तो कांस्टेंट ही है जो कि रिवर की विड्थ है, इंटू n प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हमें इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट डी बाय डी थीटा शुड बी जीरो, डेरिवेटिव जीरो कर दें। डिफरेंशिएट करो इसको, d तो कांस्टेंट है, कोशेंट रूल लगेगा, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो n का डेरिवेटिव जीरो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहां पे d उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस n कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। अपर टर्म जो है न्यूमरेटर वाली, ये जीरो होनी पड़ेगी। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, माइनस कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, यानी कि माइनस n कॉस थीटा इज इक्वल टू वन आ जाएगा। माइनस वन को राइट साइड में ले गए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाय n आ गया। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाय n। तो ये जनरल रिजल्ट आ गया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है n की टर्म्स में कि अगर बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम है तो बोट परपेंडिकुलर तो नहीं पहुंच सकती। अब मिनिमम ड्रिफ्ट किस एंगल के लिए आएगी, वो एंगल आता है कॉस इनवर्स सॉरी माइनस वन बाय n। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाय n। अच्छा, माइनस क्या बता रहा है कि कॉस अगर नेगेटिव आ रहा है उसका मतलब एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय n आ रहा है। चलो एक मिनट, तो यहां से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस वन बाय n। कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एंगल ऑब्ट्यूस आएगा, यानी हमने एंगल किससे माना था, रिवर फ्लो की डायरेक्शन से। तो रिवर फ्लो से ऑब्ट्यूस एंगल पे जाना पड़ेगा। अब यहां पे n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 2, तो n 2 है, तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू, कॉस थीटा माइनस वन बाय टू किस एंगल के लिए होता है, 120 डिग्री के लिए, तो थीटा आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब सर सर यहाँ पे तो जैसे लिखा था क्वेश्चन में कि वेलोसिटी इज हाफ द रिवर फ्लो, लेकिन सर अगर क्वेश्चन इस टाइप से है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद ग्राउंड तो यू ही है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 यूनिट्स लेस, इस टाइप से आ जाए तो फिर माइनस। जनरल वे में तो सॉल्व किया है यार, n टाइम्स लेस मान ली ना अपन ने। सर n टाइम्स लेस नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब n टाइम्स लेस, इसी का मतलब होता है n टाइम्स लेस का मतलब u बाय n, एक तरीके से अगर n ग्रेटर देन 1 है तो।
जैसे n टाइम्स मोर बोलते हैं तो वो NU हो जाता है, n टाइम्स लेस बोलने का मतलब होता है कि U बाय N हो गया। ठीक है, जैसे भाई एक आदमी के पास दूसरे से 4 गुना ज्यादा पैसे हैं, मतलब 4, किसी का 100 है तो दूसरे का 400 है। और अगर बोलेंगे 4 गुना कम है तो क्या हो जाएगा कि अगर उसके पास 100 है तो इसके पास 25 रुपए हैं, कि दूसरे के पास 4 गुना ज्यादा है। सर मैं केस बोल रही हूँ U+4 वाला, क्या? U+4 -4 ये वाला केस बोल रही अरे हूँ। नालायक, तो U+4 होगी तो फिर तो वो रिवर परपेंडिकुलर ही क्रॉस कर लेगा, और U-4 होगी तो U-4 लेके सॉल्व कर लो। तरीका तो बता ही दिया ना अपन ने इसमें। तो वही तो पूछ रही हूँ, U-4 में माइनस रख के हो जाएगा ना, यही तो पूछ बिल्कुल रही हो थी। जाएगा, क्वेश्चन तो वही है ना, बस अपने को U अगर बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो परपेंडिकुलर ही पहुंच सकता है, मिनिमम ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी। अगर कम है तो वो परपेंडिकुलर नहीं पहुंच सकता। अब उसको हमें ऐसे करके निकालना पड़ेगा। तो अगर n टाइम्स की टर्म्स में दिया हुआ है तो डायरेक्टली ये रिजल्ट चाहे तो याद भी रख सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, तो निकालना आना चाहिए, लेकिन अगर कोई रखता है तो कोई गलत बात नहीं है। और कुछ और दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट यही लगेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद ये क्वेश्चन है, rain appears to be falling at an angle of 37 degree with vertical to the driver of a car moving with a velocity 7 meter per second. When he increases the velocity of car to 25 meter per second, the rain again appears to fall at an angle of 37 degree. What is the actual velocity of rain and its direction with vertical? तो देखो, रेन appears to be falling at an angle of 37 degree. पहले 37 पे गिर रही थी, बाद में भी 37 पे वेलोसिटी बढ़ाने पे। तो ऐसा तभी हो सकता है कि रेन, अगर मतलब ये कार जो है आगे की तरफ जा रही है मान लो, ठीक है, तो कार की वेलोसिटी ड्राइवर ऑफ द कार मूव तो पहले 7 मीटर पर सेकेंड थी, तो पहले वो 37 डिग्री कहां की तरफ हो सकता है? आगे। अच्छा अभी देखो, हमें नहीं पता रेन कैसे गिरे, इसमें कहा व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स डायरेक्शन। तो जब हमें पता नहीं हो डायरेक्शन और वेलोसिटी, तो हम रेन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लो रेन की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है v1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v2। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट v1 एंड v2 आर vertical and horizontal components of the velocity of rain। तो रेन की वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने मान लिए। तो ये सिचुएशन है। अब फर्स्ट केस में हम देखें, जब कार 7 से ही जा रही है तो विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगा, तो कार को हमने रोक दिया और कार की वेलोसिटी रेन में ऑपोजिट में ऐड कर देंगे। तो ये v2 है, 7 पीछे की तरफ ऐड कर दी, v1 इधर। अब देखो ये भी दे रखा है कार की वेलोसिटी बढ़ाने पे फिर 37 डिग्री बन रहा है। तो कार की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पे ये पीछे की तरफ ऐड होने वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो वेक्टर है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ। यानी पहले जो एंगल है वो हमें कहां की तरफ मानना चाहिए? राइट की तरफ। ये थोड़ा कॉमन सेंस, अगर पहले हम लेफ्ट की तरफ मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो रेन की वेलोसिटी और कार की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, कार के रिलेटिव। तो अगर बाद में भी 37 बन रहा है तो पहले वो राइट की तरफ बन रहा होगा, बाद में लेफ्ट की तरफ, ये 37 होगा। अब एक्चुअली में क्या है, ये जो v2 है और 7 है, इन दोनों का रिजल्टेंट राइट की तरफ हम बोले तो v2 - 7 हो जाएगा, और v1 नीचे की तरफ है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये 37 डिग्री बन रहा है। तो जो tan 37 डिग्री है ये क्या होगा? परपेंडिकुलर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है? v2 - 7 अपॉन बेस में क्या है? v1। tan 37 डिग्री कितना होता है? 3/4 इज इक्वल टू v2 - 7/v1।
यह रहेगा 3v1 इज इक्वल टू 4v2 माइनस 28। तो यानी कि इक्वेशन आ गई 4v2 माइनस 3v1 इज इक्वल टू 28। ठीक है, मैं v1 वाली टर्म को राइट में ले गया, 28 वाली को लेफ्ट में। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है उसमें क्या करें, कार ने अपनी वेलोसिटी और बढ़ाई। मान लो कार ने अपनी वेलोसिटी क्या दे रखे, व्हेन ही इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ कार टू 25। अब कार की वेलोसिटी 25 कर दी। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू कार अगर बात करें तो कार तो स्टेशनरी हो गई, कार के रिस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेम ही डायरेक्शन में, ऐड होगी तो ऑपोजिट में, 25 पीछे ऐड हो गई। v2 और v1 रेन की तो वही रहेगी, रेन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब रिजल्टेंट वेलोसिटी फिर से 37 डिग्री एंगल बना रही, तो कहां की तरफ बनाएगी, पीछे की तरफ। तो अब 25 और v2 का रिजल्टेंट पीछे की तरफ आना चाहिए, 25 माइनस v2। v1 नीचे की तरफ है और ये रिजल्टेंट का एंगल आ गया 37 डिग्री। तो यहां से अब लिखेंगे इक्वेशन, तो tan 37 डिग्री। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 25 माइनस v2 और बेस क्या हो जाएगा, v1। तो tan 37 डिग्री इज 3/4 इज इक्वल टू 25 माइनस v2 बाय v1। तो ये आ जाएगा 3v1 इज इक्वल टू 100 माइनस 4v2। तो ये आ गया 4v2 प्लस 3v1 इज इक्वल टू 100। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक बार ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2, तो माइनस 3v1 से प्लस 3v1 कैंसिल हो जाएगा, यह रहेगा 8v2 इज इक्वल टू 128। तो v2 आ जाएगा, तो 8 इंटू 1 इज 8, बचा 48, तो 8 इंटू 6, तो v2 आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। v2 को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में या 2 में, जो भी चाहे, तो 2 में करेंगे तो 16 इंटू 4 इज 64। ठीक है, तो 3v1 मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यूजिंग इन 2। तो 3v1 इज इक्वल टू 100 माइनस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो v1 इज इक्वल टू 36/3 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो दो कंपोनेंट आ गए, 16 एंड 12 एंड मीटर पर सेकेंड। तो 16 और 12 का रिजल्टेंट जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी रेन की। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा। और एंगल निकाल सकते हो, तो मतलब ये जो है तो ये v2 आ गया हमारे पास 16, v1 आ गया हमारे पास 12। इसका जो रिजल्टेंट है क्या रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। और एंगल विद द वर्टिकल, ये एंगल को मैं कुछ अल्फा मान लेता हूं, तो जो tan अल्फा है वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर में ये वाली साइड आएगी, बेस में ये वाली v1, तो v2/v1 आ जाएगा, तो 16/12 आ जाएगा, यानी कि 4/3 यानी कि 53 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में, shown in the figure are the displacement time graph for two children going home from the school. Which of the following statements about their relative motion is true after both of them started moving their relative velocity? तो देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो इसका ये एंगल है θ1 मान लो,
तो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। दिख रहा है कि θ2 θ1 से ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ, सॉरी उल्टा मान ले क्योंकि वो C2 C1 बोल रखा है, तो C1 का एंगल हम बोल देते हैं θ1, C2 का बोल देते हैं θ2। तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 है वो आएगी tan θ1 और वेलोसिटी ऑफ 2 आएगी tan θ2। नाउ θ1 is greater than θ2, this means v1 is greater than v2, 1 की वेलोसिटी 2 से ज्यादा है। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो डायरेक्टली v रिलेटिव क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2। और इसके मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो v1 माइनस v2। अब देखो v1 और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, तो v1 इज कांस्टेंट, v2 इज आल्सो कांस्टेंट, बट दे आर नॉट इक्वल, यानी कि जो v1 माइनस v2 है ये भी कांस्टेंट आएगा और नॉन जीरो आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और नॉन जीरो रहेगी, मतलब बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस गलत हो गया, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीज ये भी गलत हो गया, इज जीरो ये भी गलत हो गया क्योंकि स्लोप दोनों का अलग अलग है, इज नॉन जीरो कांस्टेंट। तो डी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? इसके बाद ये क्वेश्चन है, अ बोट कैन गो अक्रॉस अ लेक एंड रिटर्न इन टाइम t नॉट एट अ स्पीड v. On a rough day, there is uniform current at speed v to help the onward journey and impede the return journey. If the time taken to go across and return on the rough day be t, then t by t naught. तो क्या करें, ये एक लेक है, तो लेक में तो क्या होता है, पानी जनरली शांत रहता है, तो बोट जो है वो v स्पीड से जा सकती है। तो वो क्या हुई, जैसे एक एंड से दूसरे एंड तक गई, मान लो ये डिस्टेंस t है, और वापस भी लौट के आ गई, तो उसको जो टाइम लगा होगा जाकर आने में वो कितना लगा होगा, 2d बाय v नॉट। क्यों, क्योंकि उस दिन तो पानी स्टेशनरी था, मूव नहीं कर रहा था, तो जाने में कितना टाइम लगेगा, v नॉट नहीं v, d बाय v जाने में लगा, d बाय v आने में, ये टाइम लगा t नॉट 2d बाय v। अब क्या करें, एक दिन रफ डे था तो कुछ हवा चल रही थी, तो रिवर में करंट था, तो जब एक डायरेक्शन में गया वो, ठीक है, तो जो स्पीड थी उसने हेल्प किया रिवर की स्पीड में, कितनी, तो क्या पूछा है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म करंट, तो करंट था v स्पीड का, अब उसकी खुद की स्पीड कैपिटल v है, तो जब वो गया होगा तो v प्लस v स्पीड से गया होगा, और जब वो लौटा होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v माइनस v, क्योंकि इस वक्त करंट उसको अपोज कर रहा था, डिस्टेंस तो d ही ट्रेवल करना है। तो अब ये जो टाइम आएगा, तो जाने में कितना टाइम लगा होगा, d अपॉन v प्लस v, क्योंकि रिवर जो करंट है वो उसको सपोर्ट कर रहा था, आने में अपोज कर रहा है, तो d अपॉन v माइनस v आ जाएगा। तो ये d कॉमन ले लो बाहर, एलसीएम लोगे तो इसका आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आ जाएगा v माइनस v प्लस v प्लस v, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये टाइम आ जाएगा 2d, 2 नहीं आएगा सॉरी, ये आएगा d, हाँ 2 आएगा सॉरी, d इंटू 2v अपॉन v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा था, रेशो पूछा है t बाय टी नॉट का, तो t बाय टी नॉट डिवाइड कर दो, तो 2dv अपॉन v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे इससे 2d बाय v से, ये कौन सा v है, कैपिटल वाला v है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो सकते हैं जगह जगह, दिस इज कैपिटल v, तो 2d से 2d कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v स्क्वायर बाय v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। अब इस फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं है, कैपिटल v स्क्वायर से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो 1 अपॉन, तो कैपिटल v स्क्वायर बाय कैपिटल v स्क्वायर 1 आ गया, नीचे भी कैपिटल v स्क्वायर बाय कैपिटल v स्क्वायर 1 आ गया, माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा, तो b वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत इसमें, चलो उसके बाद ये क्वेश्चन है, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
A swimmer should swim making an angle theta with the upstream. What is the ratio of the time taken to swim across in the shortest time to that in swimming across over shortest distance? तो देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहे हैं कि रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करने के लिए जो स्विमर है उसको अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम मतलब अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है तो इसके ऑपोजिट वाली अप स्ट्रीम हो जाती है, उससे थीटा एंगल पे जाना पड़ता है। मतलब अगर रिवर की वेलोसिटी u है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर v है, और उसको थीटा एंगल पे जाना पड़ता है अप स्ट्रीम से, अगर उसको रिवर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कब क्रॉस कर पाता है? जब अलोंग द रिवर फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यानी कि v cos थीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा? u। क्यों? v का ये कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, ये वाला आएगा v sin थीटा। तो जब v cos थीटा u के बराबर होगा तो नेट वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर आ जाएगी और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से चला जाएगा। तो जो cos थीटा है एक्चुअली वो u बाई v के बराबर हो जाएगा। अब हमें रेशियो पूछा है टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस इन द शॉर्टेस्ट टाइम टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टाइम फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम कब लगता है? जब परपेंडिकुलर तैरता है स्विमर, तो क्या टाइम लगता है? d बाय v। एंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए ये एंगल पे जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए टाइम डायरेक्टली हम याद रख सकते हैं, जो हमने निकाला था d अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये आ जाता है। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, इसको मैं t1 बोल देता हूं, इसको t2 बोल देता हूं। तो t1 बाय t2 निकालेंगे तो d से d तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन v। इस v को भी रूट में ले लो तो अंडर रूट ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय v स्क्वायर। u बाय v cos थीटा के बराबर है, तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका रूट आ जाएगा साइन थीटा। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ये बी आ जाएगा। जिसको देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन है, A boat is rowed across a river at the rate of 4.5 km per hour. The river flows at the rate of 6 km per hour. The velocity of boat in meter per second. A boat is rowed across a river at the rate of this. The river flows. The velocity of boat. तो boat की velocity क्या होगी ये पूछा है। अच्छा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, मगर मीटर पर सेकंड में। भाई रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर पर आवर, और रोड अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो बोट ऐसे जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट पूछा है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4.5 मतलब 9/2 का स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ये हो गया 36 प्लस 81/4। ठीक है, तो 36 इंटू 4 ये आ जाएगा 144 प्लस 81/4, तो ये आ जाएगा तो 225/4। ठीक है, तो 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, तो एक मिनट 4 भी रूट में, तो 15/2। लेकिन ये किस में आया? किलोमीटर पर आवर। हमें मीटर पर सेकंड में करना है, तो मीटर पर सेकंड के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 25/12, तो 12
तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, बचेगा 1, तो पॉइंट फिर 10, तो अप्रोक्सीमेटली 12.1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझिए। चलो, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी, इनको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन है कि द ग्राफ बिलो गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। AM is the tangent to the curve at the starting moment and BN is tangent at the end moment। तो AM starting पे tangent है, BN end पे tangent है, दोनों का एंगल जो है 120 डिग्री। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड। देखो क्वेश्चन बेसिकली डेफिनेशन का है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो 20 सेकंड। अब देखो फर्स्ट 0 पे पोजीशन कितनी है 100, 20 सेकंड पे पोजीशन कितनी है -100, तो फाइनल पोजीशन कितनी हो गई -100, इनिशियल कितनी हो गई 100 और टाइम इंटरवल है 20, तो -200/20 तो कितना रहेगा -10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब उसके बाद पूछा है द एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम इंटरवल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अब देखोगे इनिशियल जो स्लोप है, इनिशियल स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी जो v इनिशियल है ये होगी tan θ1 और v फाइनल, फाइनल पे भी टेंजेंट दे रखी है, उसका स्लोप आ जाएगा tan θ2। अच्छा, θ2 और θ1 बराबर ही दे रखा है दोनों 120 डिग्री, यानी कि v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल है। तो अगर v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? 0। तो एवरेज एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ठीक है, ये आया 5th वाला, ये आया 6th वाला, अब 7th वाला। द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड। अब पहले 10 सेकंड में सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये आ जाएगी, जो भी tan θ1 आएगी। 10 सेकंड पे वेलोसिटी अगर देखो, किसकी बात करें? एक्सीलरेशन की ना। तो 10 सेकंड पे तुम देखोगे तो टेंजेंट ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, मतलब इसका एंगल और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एंगल बढ़ जाएगा तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो v at 0 सेकंड है, हम इस एंगल का tan देख सकते हैं। इसको मैं कुछ φ1 बोल दूं तो v at 0 सेकंड इज tan φ1 आ जाएगा, मतलब माइनस में आएगा, तो माइनस लगा दें इसके साथ, -tan φ। इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल को देखने के बजाय हम एक्यूट एंगल को देखें, इसको φ2 बोलते हैं। तो एट 10 सेकंड जो वेलोसिटी है वो आएगी -tan φ2। अब देखो φ1 ग्रेटर देन φ2 है। अब एक्यूट एंगल में अगर φ ग्रेटर है तो tan φ भी ग्रेटर है, तो tan φ1 इज ग्रेटर देन tan φ2। लेकिन हमें एक्सीलरेशन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दी। अच्छा, सिर्फ डायरेक्शन साइन पूछा है, तो साइन तो डायरेक्टली -i के बता सकते हैं। सॉरी, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए करना पड़ता हमको साइन, तो डायरेक्शन, तो हर पॉइंट पे टेंजेंट कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव टेंजेंट का मतलब यह है कि अच्छा, एक्सीलरेशन का साइन ठीक है, नेगेटिव टेंजेंट का मतलब है वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्लोप का मैग्नीट्यूड, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो 7th में देखो क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑलवेज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड, क्या इसको मैं ऐसे ही लिख दूं मैथमेटिकली कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड, स्पीड कब डिक्रीज करती है? स्पीड तब डिक्रीज करती है जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज क्यों कर रहा है, कैसे पता चला कि स्लोप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो स्लोप का मैग्नीट्यूड तो वो हम इस एंगल से भी देख सकते हैं, तो एंगल कम होता जा रहा है, तो एंगल कम होता जा रहा है तो स्लोप जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी है तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही लेकिन कम होती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, कम होती जा रही है मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। उसका टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड, तो रिटार्डेड का मतलब यही होता है कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 0 से 10 सेकंड में तो है ही ऐसा, 10 से 20 में देख लें, तो 10 से 20 में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो 0 से 10 सेकंड रिटार्डेड मोशन होगा, 10 से 20 सेकंड एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सर 8th का आंसर नन ऑफ दीज था। 8 का नन ऑफ दीज था, नहीं, एक बार दोबारा चेक करना। देखना, एक बार दोबारा से चेक करना ना, बाद में अगर अभी नहीं कर पाते तो सी होना चाहिए और सी ही होगा मेरे हिसाब से। चलो, उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एट अ सर्टेन पॉइंट q इट मूव्स एट राइट एंगल टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। ये तो हमने किया था ना क्लास में क्वेश्चन, एक बार किया था, नहीं किया था? चलो देख लो, एक बार दोबारा देख लो, अगर किया था तो भी, नहीं तो भी। तो पार्टिकल को P पॉइंट से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से, तो किसी पॉइंट Q पे उसकी वेलोसिटी मान लो v डैश हो गई, वो राइट एंगल पे है इस वाले डायरेक्शन से, ठीक है, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये वाली v वाली, इससे 90 डिग्री पर है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी Q वाले पॉइंट पर क्या होगी। तो वेलोसिटी पूछी है यहाँ पे और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है फ्रॉम P टू Q, क्या होगा। तो मल्टीपल चॉइस करेक्ट है इसमें। तो मतलब किस टाइम पे एक्चुअली वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, एक तो ये मतलब हुआ, और एक एक कितनी होगी। तो देखो, अगर ये 90 डिग्री पे आ गई यहां से, तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, तो ये आ जाएगा v cos थीटा, और यहां पे ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का अगर इससे 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो v डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो v डैश cos 90 माइनस थीटा, जिस लाइन से एंगल पता होता है उसके लिए cos कंपोनेंट आता है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है, तो v डैश sin थीटा शुड बी इक्वल टू v cos थीटा हो जाएगा। तो v डैश इज इक्वल टू v cot थीटा। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट Q इज v cot थीटा। अब टाइम पूछा है P से Q जाने में कितना टाइम लगेगा, किस टाइम पे ऐसा होगा। तो टाइम के लिए हम वेलोसिटी का y कंपोनेंट देख लें, फाइनल वेलोसिटी का, तो जो Q पे वेलोसिटी थी v डैश, उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल हमको पता है, ये v डैश, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v डैश cos थीटा, तो वर्टिकल से ये आ जाएगा। अब हम y डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगा दें, इन y डायरेक्शन vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो माइनस v डैश cos थीटा, ठीक है, हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये आ जाएगा v sin थीटा, तो v sin थीटा, एक्सीलरेशन इज माइनस g इंटू टी, टाइम हमको बताना है,
v डैश सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस v डैश क्या है, v cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस gt। तो gt वाली टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, राइट हैंड साइड में आ जाएगा v साइन थीटा प्लस v cos स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो इसमें से साइन थीटा एलसीएम लिया, क्या रहेगा v साइन स्क्वायर थीटा प्लस v cos स्क्वायर थीटा। v कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो v बाय साइन थीटा इज इक्वल टू gt आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू v बाय g, साइन थीटा डिनोमिनेटर में या ऊपर लिखोगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ये टाइम होगा जिस टाइम पे ऐसा होगा, तो C आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन था, ट्रेजेक्टरीज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर शोन इन फिगर, लेट t1 एंड t2 बी द टाइम पीरियड एंड u1 एंड u2 देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। तो देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा टेस्ट में भी आया था। तो देखो सीधी सी बात, ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। दोनों की हाइट सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो दोनों का टाइम भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखो हाइट क्या होती है, हाइट होती है u y स्क्वायर बाय 2y। अगर हम मैथमेटिकली जाएं, सॉरी 2g, u y स्क्वायर बाय 2g। तो हाइट अगर सेम है, h1 इज इक्वल टू h2 है, दिस इंप्लाइज u(y1) इज इक्वल टू u(y2). और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2uy/g। तो अगर uy बराबर है तो टाइम भी बराबर आएगा। अब जो रेंज है, रेंज क्या होती है, 2ux uy/g। अब uy सेम है, g सेम है, तो रेंज में ux का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी जिसकी रेंज ज्यादा है उसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी का ज्यादा होना चाहिए। तो किसकी रेंज ज्यादा है, सेकंड वाले की, तो ux2 शुड बी ग्रेटर देन ux1। अब नेट वेलोसिटी क्या होती है, तो नेट वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। तो uy सेम है, जिसका ux ज्यादा है उसका u भी ज्यादा होगा, तो u2 ग्रेटर देन u1 आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम दोनों का सेम आएगा लेकिन u2 u1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, समझ आए? और ये काफी कॉमन चीज है, ध्यान रखना है, हाइट और टाइम दोनों y कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। तो हाइट सेम होगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, हाइट जिसकी ज्यादा होगी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, या उसका uy ज्यादा होगा, इस तरह से। उसके बाद ये क्वेश्चन था, टू इंक्लाइंड प्लेन्स OA एंड OB हैव इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, intersect each other at O as shown in figure. A particle is projected from point P with velocity u is equal to 10 root 3 along a direction perpendicular to plane OA. If the particle strikes plane OB perpendicularly, then तो यहां से हमने फेंका परपेंडिकुलरली और यहां पे जाके वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक भी करता है। ठीक है, इस तरह से गया और ऐसे परपेंडिकुलरली उसने स्ट्राइक किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा P से Q तक का, वेलोसिटी क्या होगी, तो बहुत सारी चीजें पूछी है इन्होंने। तो देखो हम एक काम करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, जो इंक्लाइंड वाला हम केस देखते हैं। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइंड इसको हम मान लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस नीचे की तरफ, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, यू वाई पे डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या देखा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऐसे किसी भी केस के लिए 2uy/ay। तो मैं लिख लेता हूं uy क्या है, तो हमने फेंका परपेंडिकुलर है तो जो भी पूरी वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन में होगी uy, और ay क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब हमको पता है इंक्लाइंड का एंगल थीटा होता है, तो अलोंग द इंक्लाइंड कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर में कॉस थीटा, तो माइनस g cos 30 डिग्री ये आ जाएगा। ठीक है, ax भी लिख लेता हूं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ux तो 0 है और ax है माइनस g sin 30 डिग्री, यानी कि -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस u की वैल्यू भी दे रखी है हमें 10 रूट 3
ये हो जाएगा -10√3/2 यानी कि -5√3। चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट। तो 2uy कितना है 10√3, ay का मैग्नीट्यूड ही लेना हमको 5√3, √3 से √3 कट गया, 5 से 10 कट गया, 2 आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन डिफरेंट है। हमें क्या पूछा था, टाइम p से q जाने का। अब अगर q पे वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी इस इंक्लाइंड के AO वाले इंक्लाइंड के पैरेलल हो गई। तो AO वाले इंक्लाइंड के पैरेलल हो गई, मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू AO। और टाइम में यहां पर भी जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। तो जो टाइम आएगा तो कहां से, P से Q जाने का, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। फिर फिफ्थ वाला पार्ट, द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB। अब इस प्लेन को किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो ये वेलोसिटी बेसिकली x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होगी। तो x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगा दो, Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो ux तो जीरो ही है, हमने देखा यहाँ पे कि ux क्या है, जीरो है। ax कितना है, अरे ax सॉरी +5 आएगा, ax मैंने गड़बड़ कर दी। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि जो हमने x डायरेक्शन किसको मानी है, नीचे को, तो ay तो यूं आएगा, ax इधर ही आएगा, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ax कितना है 5, टाइम कितना है 2, तो प्लेन से टकराते वक्त वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फिर हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी ग्राउंड, P पॉइंट की हाइट क्या होगी ग्राउंड से, तो उसके लिए हम PO वाली डिस्टेंस निकालेंगे। PO जो है वो क्या होगा, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। PO इज इक्वल टू x किसके बराबर होगा, uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो ux कितना है, जीरो ही है, हाफ ax कितना है 5, टी स्क्वायर इज 4, तो ये आ गया 10। तो जो PO डिस्टेंस है ये 10 के बराबर आ गई। हमें क्या पूछा था, हाइट ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी ग्राउंड, P पॉइंट की हाइट क्या होगी। तो हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देख लें। तो इस ट्राइंगल में, एक मिनट, हमें 10 30 की जरूरत नहीं है, हमें क्या पता है, हाइट पता है और ये पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा से रिलेट होते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन PO आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू h/10, तो h इज इक्वल टू 5 मीटर आ जाएगा। तो ये हाइट आ जाएगी इसकी। उसके बाद सेवेंथ पार्ट जो है, द डिस्टेंस PQ डिस्टेंस भी हमसे पूछी है कि ये वाली डिस्टेंस क्या होगी। तो हमको ये मैक्सिमम हाइट ये वाली निकालनी पड़ेगी, मतलब BO या OB बोल दो। तो OB मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होती है ऐसे केसेस में, इंक्लाइन के लिए, uy² अपॉन 2ay के बराबर। तो uy², तो uy हमको पता था 10√3, उसका स्क्वायर आ जाएगा 100 इंटू 3 अपॉन 2ay, ay इज 5√3, तो 5 इंटू 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 10√3। अब हमें PO पता है, PB पता है, और ये एंगल भी राइट एंगल होगा। तो PO और OB पता है, तो PB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, PO² प्लस OB²। तो PO किसके बराबर आया था 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया 100। OB किसके बराबर आया 10√3, उसका स्क्वायर आ गया 300। 300 और 100 इज 400, 400 का रूट 20, तो 20 मीटर ये PB वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, आया समझिए। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, a particle moves in a circle of radius r with a constant speed v, then during a time interval pi r by 3v, which of the following is true। तो देखो, एक पार्टिकल अगर v स्पीड से सर्कल में मूव कर रहा है,
तो उसको पूरे सर्कल में घूमने का जो टाइम लगता है वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2 पाई आर, और स्पीड ये पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड होता है। अब पाई आर बाय 3v कह रहे हैं, तो मतलब उसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं, अगर इसको 2 पाई आर बाय 6v, तो ये पाई आर बाय 3v आएगा, यानी कि 1/6 टाइम की बात कर रहे हैं। टी टाइम में कितना एंगल रोटेट करता है पार्टिकल 2 पाई, तो टी बाय 6 में कितना करेगा 2 पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 3, यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वो रोटेट करेगा इतने टाइम में पाई आर बाय 3v, यानी कि अगर पार्टिकल इनिशियली यहां पर है, वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, तो वो 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी, स्पीड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्या पूछा इसमें, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीजें पूछी हुई है। देखो एवरेज स्पीड तो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो वही एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट देन दैट इज द एवरेज स्पीड, उसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो एवरेज स्पीड तो v ही होगी, तो ये गलत हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी पूछिए। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये लेंथ हमें बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जॉइनिंग दी 2 पॉइंट्स, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इनको जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये साइड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये आधा एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम कंपोनेंट ले सकते हैं, 30 डिग्री है तो आर का ये वाला कंपोनेंट, ये आर कॉस 30 आएगा और ये वाला आर साइन 30 आएगा। तो हमको तो ये वाला चाहिए, तो हम ये वाला निकालते हैं, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा आर साइन 30 डिग्री। तो सिमिलरली ये भी आर साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो मतलब r/2 r/2, आर साइन 30 मतलब r/2, ये भी r/2। या वैसे भी देखोगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों भी बराबर होंगे तो 60 के बराबर होंगे। इस केस में ऐसा भी कर सकते थे, बाकी ये जनरल तरीका है करने का। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया आर के। टाइम कितना लगा, टाइम लगा पाई आर बाय 3v, आर से आर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3v बाय पाई, ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। किसमें तो सही है, बी वाले में सही है। अब एवरेज एक्सीलरेशन की भी बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, तो हमें पता ही है। अच्छा देखो, अगर ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि ये रेडियस और ये रेडियस के बीच में एंगल 60 डिग्री और वेलोसिटी इनसे परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो चेंज इन मतलब वेक्टर क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो यह रहेगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि वही इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल भी क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमें पता ही कितना है, पाई आर बाय 3v। तो यहां से v स्क्वायर कॉमन ले लो तो v बाहर आ जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज 2, मतलब 2v स्क्वायर हुआ, v स्क्वायर बाहर ले लिया, माइनस v स्क्वायर यहां से बाहर लिया 2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 अपॉन पाई आर बाय 3v। ये आ गया v, 2 माइनस 1 इज 1, ये 3v ऊपर चला जाएगा, पाई आर नीचे आ जाएगा, तो 3v स्क्वायर बाय पाई आर, दिस इज द आंसर। तो एक्सीलरेशन में ए वाला ऑप्शन, तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन इसके हो जाएंगे। तो देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।
उसके बाद एक ये स्टेटमेंट था, a particle thrown up moves upward till force acting on it is greater than mg। अब देखो ये फॉल्स है या ट्रू है, ये स्टेटमेंट था। तो देखो सिंपल सी बात क्या होती है, पार्टिकल फोर्स से नहीं चलता। मोशन इज नॉट ड्यू टू फोर्स, मोशन इज ड्यू टू वेलोसिटी। पार्टिकल किसके कारण चलता है? वेलोसिटी के कारण। फोर्स क्या करता है? फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन विच चेंजेस वेलोसिटी। ठीक है, तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ऊपर कब क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने उसको ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी दी ऊपर। जैसे मैंने एक बार छोड़ दिया, फेंक दिया ऊपर, फेंकने के बाद मैंने तो कोई फोर्स नहीं लगाया ना, लेकिन पार्टिकल अभी भी ऊपर जा रहा है, जबकि फोर्स उस पर सिर्फ mg लग रहा है नीचे की तरफ। तो ऐसा नहीं कि पार्टिकल ऊपर जाएगा जब तक फोर्स mg से ज्यादा लगेगा, नहीं। कहीं भी पार्टिकल चलेगा किस कारण से? वेलोसिटी के कारण। तो पार्टिकल को हमने ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी ऊपर है। अब वो तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसके पास वेलोसिटी है। हाँ, फोर्स क्या कर रहा है? फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, तो वेलोसिटी को कम कर रहा है। लेकिन पार्टिकल जा ऊपर ही रहा है क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है। तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हो रही है, एक पॉइंट पर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से फिर पार्टिकल लौट कर आने लगेगा। तो ये इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कि क्या बोला? पार्टिकल थ्रोन अपर मूव्स अपवर्ड टिल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ग्रेटर देन mg। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो वो ऊपर जा रहा है क्योंकि उसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? सर हाँ सर, एक और इस टाइप का स्टेटमेंट था कि इज इट ऑलवेज ट्रू दैट पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन विल स्लो डाउन? नहीं, अभी वही हमने डिस्कस किया ना कई क्वेश्चंस में, कि नेगेटिव एक्सीलरेशन ये नहीं होता स्लो डाउन होने के लिए। स्लो डाउन होने का मतलब क्या है? कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट होने चाहिए। तो अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो एक्सीलरेशन इधर है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन अगर वेलोसिटी भी इधर है तो स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, तो स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है। और पॉजिटिव नेगेटिव हमारे मानने के ऊपर हो जाता है कि हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, उसके ऑपोजिट जो भी क्वांटिटी है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तब भी स्पीड बढ़ेगी। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तब भी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कम तब होगी जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाए, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाए, या वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये मेरे ख्याल से जो भी डाउट्स आपने भेजे थे वो सब तो हो गए हैं यहाँ पर क्लियर। और किसी को कोई डाउट हो कुछ, तो अभी थोड़ा और टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो फिर सेशन एंड करते हैं आज का।